Sir, the group of people having common interest or any same as rituals. Yes, sir. Common. और सर सोसाइटी वह जगह है जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल कम्युनिटी में रहते हैं। देखो, फिर अगर इस तरह से बात करेंगे तो लगभग ग्रुप यानी समूह, कम्युनिटी यानी समुदाय और सोसाइटी यानी समाज, ये तीनों लगभग एक जैसे हो जाएंगे। आवाज कट रही है, जो भी व्यक्ति बोल रहा था अभी। और ऑनलाइन पढ़ाने में ये दिक्कत होती है। हमारी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। तो मेरा मतलब मेरा एक छोटा सा सजेशन ये होगा कि हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा मंडे को, या मंडे से पहले भी रख सकते हैं। राहुल जरा नोट रखना ना कहीं कि हमने कितने दिन क्लास किए हैं। ओके सर, ओके। ठीक है, मतलब एक डायरी छोटी सी बना लेना, उसमें टिक कर देना खाली। दूसरा ये है कि आप लोग जब भी नेक्स्ट टाइम आज ये जो जब भी हम लोग का डिस्कशन होगा ना, ये किस तरह से हम लोग को चीज़ों को समझना चाहिए या चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक होता है ना, प्री वर्क होता है, प्री स्टडी होती है। क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन मजबूत है, अगर आपको किसी भी इशू का, किसी भी टॉपिक की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड पता है, तो वो चीज़ों को मल्टीपल वे में आदमी बहुत एक तो तेज़ी से समझ जाएगा। दूसरा, अपने आसपास की चीज़ों से भी उसको कोरिलेट कर पाएगा, यानी जोड़ के देख पाएगा कि अगर हम ट्राइबल की बात कर रहे हैं तो ट्राइबल है कि नहीं, कितना ट्राइबल बचा हुआ है, शुद्ध ट्राइबल और ये ट्रांजिशनल ट्राइबल, मतलब एक मन में चीज़ें आती है ना कि ट्राइबल कौन है। तो किसी भी कैटेगरी को, किसी भी सोशल कैटेगरी को, किसी भी सामाजिक श्रेणी को देखने के कई नज़रिए होते हैं। सबसे पहला होता है ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल व्यू, थ्रू विच यू कैन कैटेगराइज सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल हु आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विथ यू। आप एक आउटसाइडर के रूप में, हो सकता है कि आप में से कोई स्टूडेंट ट्राइबल कम्युनिटी का भी हो, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी का होना और ट्राइबल कम्युनिटी को एक आउटसाइडर के रूप में न्यूट्रल तरीके से देखना, दोनों में बहुत अंतर होता है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो ये थोड़ा अपना विजन पढ़ने का या चीज़ों को समझने का विकसित करिएगा आप लोग इस तरह से। उसके लिए बैकग्राउंड स्टडी बहुत ज़रूरी होती है। बैकग्राउंड स्टडी हमेशा टेक्स्ट बुक से ही नहीं होती है। अगर जैसे 3-4 लोगों ने बताया कि वो बिहार के इन क्षेत्रों से हैं या मध्य प्रदेश में, तो अगर ट्राइबल इश्यूज़ पे डिस्कस करना है तो आप अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं कि वहाँ ट्राइब रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें उपस्थित हैं, विच आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आर अवेलेबल इन योर सराउंडिंग इफ़ यू टॉक अबाउट ट्राइबल इश्यूज़। कितने लोग हैं जो जनजातीय क्षेत्रों के आसपास रहते हैं या जिनके आसपास जनजातियाँ रहती हैं? जी सर मेरे आसपास वेस्ट चंपारण में रहते हैं सर। क्या नाम है ट्राइब का? यहाँ वाले सर थारू है। थारू? अरे यार, तुम नेपाल की तरफ हो क्या? नहीं सर, मैं चंपारण में हूँ। हाँ, वही नेपाल का एरिया, तो वही बॉर्डर एरिया होगा ना। हाँ, तराई एरिया में सर वो रहते हैं सर, जंगल में। ठीक है। सर और बाल्मीकि नगर क्षेत्र में हाँ हाँ, वही वाला। हाँ, तो वो पूरा जो हिमालयन बेल्ट की जो तराई का जो तराई का क्षेत्र है ना, जो उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, तराई को, जो प्लेन का एरिया, माउंटेन एरिया, उसमें थारू, बक्सा और इस तरह की जो ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। वो थारू तो नेपाल, उत्तराखंड, यूपी तक है पूरा। पूरा जो हिमालयन बेल्ट है ना, उससे इवन गोरखपुर के कुछ हिस्सों में हैं लोग। हाँ सर। बेल्ट जो वहाँ लगता है। तो अभी पता है कि किसी चीज़ को समझने के लिए कई पर्सपेक्टिव होती हैं। पहला होता है हिस्टोरिकल, मतलब जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि जो किसी किताब में आप पढ़ रहे हो या किसी आर्टिकल में पढ़ रहे हैं वो वाकई अभी उस क्षेत्र में उपस्थित हो। मतलब आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ही देख सकते हैं कि जैसे अभी हम लोग थारू की बात की कि वो नेपाल और जो हिमालयन बेल्ट है उसके तराई के क्षेत्र में रहते हैं, जो प्लेन एरिया में है। अब अगर उनका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आप स्टडी करेंगे, इफ़ यू स्टडी थारू ट्राइब विथ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, तो फिर आपको उनकी ओरिजिन कहाँ की है, कब कहाँ किस क्षेत्र में रहे, फिर उनका अगर माइग्रेशन हुआ तो क्यों हुआ, कब हुआ, इस
इसके पीछे फैक्टर्स क्या थे और अभी उनमें कितना ट्राइबलहुड बचा हुआ है। ये एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो जाएगा जिसको हम उनके अतीत से और अभी वर्तमान से तुलना करके समझ सकते हैं। हाँ जी सर। ये बात समझ में आ रही है। हाँ सर। दूसरा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है। अगर आप मध्य प्रदेश चले जाएं तो वहाँ एक ट्राइब है बैगा, जानते हैं बैगा को? हाँ सर, नाम सुना हुआ है। नहीं, नाम सुना हुआ है ना। तो चूंकि आप लोग अब IRDM में आ गए हैं और आप लोगों को इन चीज़ों को पढ़ना है तो जितना ज़्यादा अध्ययन कर सकेंगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा। बैगा ट्राइब का मैंने नाम इसलिए लिया कि ये काफ़ी चर्चित ट्राइब रही है। इसको मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब का दर्जा दिया गया है पूरे वर्ल्ड में और संयोग से इस पर अच्छा काम भी हुआ है। जैसे एक वेरियर एल्विन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने द बैगा करके किताब भी लिखी है और बैगा सोसाइटी की स्टडी करने के लिए वो मतलब कई सालों तक, मतलब कई दशकों तक वहीं रहे। उसके बाद एक बैगर वूमेन से उन्होंने शादी भी कर ली, तो उस सोसाइटी को भीतर से देखने की समझने के लिए। फाइन सर, थैंक यू। तो दो तरह की स्टडी होती है। एक पार्टिसिपेटरी स्टडी बोलते हैं, मतलब आप जिस समूह को, जिस समाज को जानना चाहते हैं, आप अपने आप को उस समूह या समाज का किस्सा बना लेते हैं। वेरियर एल्विन ने यही किया, वहीं रहे, वहीं बसे और फिर उन्होंने एक ट्राइबल बैगा युवती से शादी कर ली और ये किताब लिखी द बैगा। उन्होंने इसको प्रिजर्व करने के लिए, तो आप बताओ किसी ह्यूमन सोसाइटी को प्रिजर्व करने की जरूरत पड़ती है? पड़ सकती है या ये अच्छा अप्रोच है? यस सर, यस सर। सर हमारे झारखंड में भी सर बिरहोर जाति करके है, उसे प्रिजर्व करने की जरूरत है सर, बहुत कम बचे हैं। नहीं, बचना है। देखो, दो बातें होती हैं। किसी चीज़ को बचाने के लिए उसको आप सफ़र होने दीजिए, या दूसरा आप पूरे ह्यूमैनिटी को एक ह्यूमन रेस मानते हुए उसको एसिमिलेट होने दीजिए उसके साथ, जिसमें उनको फ़ायदा या बेहतर समझ में आए। ये एक डिबेट का विषय है, ये हम लोग बाद में बात करेंगे। हम वेरियर एल्विन के कंसर्न में बात कर रहे थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को सजेस्ट किया, हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, कि वी शुड हैव ए ट्राइबल पार्क टू प्रिजर्व द कल्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइब। यानी उन्होंने एक ट्राइबल पार्क बनाने का की संस्कृति की रिकमेंड किया कि अदरवाइज होता है कि मेन स्ट्रीम समाज से इनका इंटरेक्शन होते होते हो सकता है जो चूँकि हम लोगों का समाज सो कॉल्ड जो मतलब जो सो कॉल्ड सिविलाइज समाज है, ये डोमिनेटिंग नेचर का है इन कंपेयर टू द ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो उनको ये आशंका थी कि धीरे धीरे ये सब समाज के संपर्क में आएंगे और इनके जो शताब्दियों पुराने जो ट्रेडिशंस हैं या जीने का तरीका है या वैल्यूज़ हैं, वैल्यू सिस्टम है, ये सब का सब मतलब ओवरलैप कर लिया जाएगा हम जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उसके द्वारा। ये बहुत हाईली डिबेटेबल इशू है, इसको हम लोग कभी मौका मिलेगा तो क्लास में बात करेंगे। वो फोन पे इस तरह के इंटरेक्शन संभव नहीं होंगे। दूसरा, हाँ, तो बैगा का मैंने जिक्र क्यों किया, तो बता सकता है? यार बीच में हाँ हाँ बोलते रहो, अदरवाइज लग रहा है कि नेटवर्क खत्म हो। नहीं सर, नहीं पता। अच्छा, पता इसलिए मैं बैगा का नाम इसलिए मैंने लिया या उसका रेफरेंस दिया, संदर्भ दिया। बैगा को वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ मानते हैं। वेरियर एल्विन ने इस पर स्टडी की है। हमने इसके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के लिए इसका नाम लिया था कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं उनको आर्थिक नज़रिए से भी देखा जा सकता है। जैसे हम 2001 से 2007-6 तक मान के चलो, हम मध्य प्रदेश में इन लोगों के बीच में काम करते थे। मतलब इन लोगों के बीच ही नहीं करते थे, जहाँ काम करते थे वहाँ ये लोग भी रहते थे। तो कुछ रिस्पोंडेंट हमारे बैगा कम्युनिटी के भी थे। तो उनके बीच काम करने वाले जो NGOs थे, उनके कुछ लीडर्स ने हमको बताया कि कुछ सालों पहले तक ये जो वीकली मार्केट होता है ना, हाट बोलते हैं उसको, झारखंड के लोग जानते होंगे कि सप्ताह में 1 या 2 जगह पे एक कॉमन प्लेस होता है। वहाँ आदिवासी लोग भी आते हैं अपने सामानों को लेने बेचने के लिए, और जो बाकी लोग आते हैं उनसे कुछ सामान खरीदते हैं। मतलब अपना सामान बेच के जो उससे पैसा मिलता है उससे अपनी आवश्यकता की वो चीज़ें जो खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते उसको खरीदते हैं। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। आप में से कोई व्यक्ति ये जानता है बार्टर सिस्टम या विनिमय व्यवस्था क्या होती है? यस सर। यस सर। क्या होता है? वस्तुओं के बदले किसी वस्तु के बदले एक्सचेंज करना। हाँ,
कमोडिटी अगेंस्ट ए कमोडिटी, मतलब उसमें कैश या कॉइन्स या किसी तरह की मुद्रा का प्रयोग नहीं होता है। नो करेंसी इज इन्वॉल्व इन बार्टर सिस्टम। ये कमोडिटी टू लेबर भी हो सकता है, लेबर टू कमोडिटी भी हो सकता है। कमोडिटी मतलब पण्य मतलब जिसका हम लोग अपने दैनिक या किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप ये समझिए गुड्स और कमोडिटी में अंतर होता है, ठीक है। ये बाद में आपको चर्चा करेंगे, कुछ पॉइंट्स जो आता है हमारे मुंह से वो नोट कर सकते हो, बाद में हम लोग अलग से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि कुछ सालों पहले तक ये कितने इनोसेंट थे कि 1 किलो चिरौंजी लेके आते थे और उसके बदले में 1 किलो नमक लेके जाते थे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप आज के डेट में 1 किलो चिरौंजी खरीदने जाएँ किसी दुकान में तो कितने की मिलेगी, और 1 किलो नमक कितने का मिलेगा। चिरौंजी क्या होता है सर? एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होता है, इसको नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, NPFP। गूगल करोगे तो पता चल जाएगा। ये हर्ब होती है, जड़ी बूटी ये सब समझ सकते हो, या आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है, इंग्रेडिएंट है। मतलब बता सकते हो कम से कम 100 रुपये से ऊपर ही होगी, मतलब मिनिमम बता रहा, अभी मैंने खरीदा नहीं है। या 1 किलो गोंद ले, मतलब कुछ भी लेके आए, उनको जो चीज़ चाहिए उसके बदले वो बराबर एक्सचेंज करके चले जाते हैं। ये उनकी इनोसेंस थी। और ऑन द कंट्रारी दैट वाज द shrewdness ऑफ द मर्चेंट्स हु वर गोइंग टू दोज वीकली मार्केट्स। इस लालच में जाते थे कि 1 रुपये किलो का नमक दे देंगे। उस समय सोचो, मतलब 2002 की तो हम बात करें, 18 साल पहले हो गया, वो उसके 10 साल पहले, 25 साल पहले नमक कैसे किलो होगा, 25 पैसे या 50 पैसे किलो होगा। और वो वाला नमक था जो आयोडाइज नहीं होता है, जो होता है ना, वो क्रिस्टल फॉर्म में आता है। गाँव में लोगों, तुम लोगों ने देखा होगा, अभी भी आता है वो। बिना पिसा हुआ नमक किसी ने देखा है? यस सर, सेंधा नमक। रॉक सॉल्ट। ये जो समुद्री नमक ही होता है ना, इसको पहले बनाते हैं क्रिस्टल फॉर्म में, तो इसको पीसते हैं, उसमें आयोडीन वगैरह मंगाते हैं। मतलब पहले वो क्रिस्टल फॉर्म में ही आता था, जैसे वो मिश्री आती है ना, मिश्री यस सर। क्रिस्टल फॉर्म में होता था। तो वो सोचो 70 या 20 पैसे किलो के बदले वो 50 रुपया 40 रुपये किलो की चीज़ दे जाते थे। उनको उसका अफसोस भी नहीं होता था, क्योंकि उनको वैल्यू से मतलब नहीं था, उनको यूज से मतलब था कि हमको नमक चाहिए, हमको मिर्च चाहिए, जो हमारे पास नहीं हो रहा है, और हमारे पास ये एक्सेस है जिसका हम उपयोग नहीं करने जा रहे हैं, तो इसके बदले में हम अपनी आवश्यकता की चीज़ को ले आएँ। लेकिन ये जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के जो बिजनेसमैन थे या वीकली मर्चेंट थे, उनके लिए बहुत फायदे की चीज़ होती थी। तो दूसरा नज़रिया ये है कि वो इकोनॉमिक, मॉडर्न इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते। जो चीज़ें हमारे लिए बहुत महंगी हैं उनके लिए वो मतलब यूज़ की चीज़ है, और वो कुछ भी एक्यूमुलेट नहीं करते। मतलब अगर आई एम टॉकिंग अबाउट आइडियल ट्राइबल सोसाइटी, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जिनका इंटरेक्शन हमारे मेन स्ट्रीम सोसाइटी से हो चुका है, जिनमें कैश का लेन देन चल चुका है। मतलब इनकी विशेषता बता रहे हैं कि आइडियल ट्राइबल सोसाइटी को किस तरीके से देखा जा सकता है। तो उनके अंदर एक्यूमुलेशन की प्रवृत्ति नहीं होती है, मतलब वो बहुत लंबे समय तक बचा के नहीं, किसी चीज़ को नहीं रखते। वो एनुअल या सीजनल इकोनॉमी पर भरोसा करते हैं। उन्होंने खेती की, अनाज उगा, कुछ दिन के रख लिया, उतना ही रखा जिससे 1 साल चल जाए। मतलब हम लोग होता है ना, ये अगर तुम एग्रेरियन सोसाइटी की बात करो, अपने आसपास के कृषकों से मिलोगे कभी ना, किसानों से, तो जिनके यहाँ जितना बड़ा स्टोरेज होता है उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी उतनी अच्छी मानी जाती है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि भारत में पारंपरिक रूप से कृषि बहुत ही अनिश्चित प्रकृति की रही है। ट्रेडिशनल मोड ऑफ फार्मिंग इन इंडिया हैज़ बीन बेस्ड ऑन नेचर, एंड दैट हैज़ बीन अ वेरी अनसर्टेन काइंड ऑफ एक्सरसाइज फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कभी बारिश हो जाती है, कभी सूखा हो जाता है, ये भी जानते होगा ना। हाँ सर, जानते हैं। तो हमारे यहाँ एग्रेरियन सोसाइटी में मतलब ये बिलीफ या बोल सकते हो ट्रेडिशन रहा है कि कम से कम 2 या 3 साल तक के लिए हम अपना अनाज अगर प्रिजर्व कर सकते हैं तो स्टोर करके रखेंगे। मतलब एक्सेस प्रोडक्शन हुआ तो उसको बेचेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि भोजन के अलावा भी बहुत सी आवश्यकता होती है ना। वस्त्र का होता है, कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं, शादियाँ होती हैं, मेडिकल नीड्स होती हैं, तमाम बातें होती हैं। तो अगर कोई फार्मर वो कर सकता है इन चीज़ों से,
तो उसकी स्टडी ये होती थी पहले कि 2 या 3 साल तक के लिए हम अपना ग्रेन स्टोरेज सेफ और सिक्योर कर लें कि मान लो अगले साल बारिश नहीं होती है, सूखा हो जाता है या फसल को नुकसान हो जाता है, तब भी हम अपना कम से कम सर्वाइव कर जाएंगे। यस सर। आज जितना तेज़ी से अवेलेबल है ना, या मतलब जैसे बिहार में पूरा सूखा भी पड़ जाए तो वहाँ फेमाइन नहीं, अकाल नहीं आने वाला है, क्योंकि दूसरे स्टेट से या दूसरे देशों से भी यहाँ तक अनाज वहाँ पहुँच जाएगा बहुत कम समय। तो वो वल्नरेबिलिटी कम हुई है एग्रेरियन सोसाइटी की, जो हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी है। लेकिन पहले अगर हम वही स्टडी की बात करें ना, तो ये उनका वैल्यू सिस्टम, एग्रीकल्चरल वैल्यू सिस्टम रहा है कि कम से कम 1 साल के लिए या 2-3 साल के लिए भी अगर पॉसिबल हो तो हम फूड स्टोरेज कर लें। ये टेंडेंसी ट्राइबल सोसाइटी में आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। तो आप लोग लोकेट करिए कि आपने, सबसे बढ़िया तरीका ये है, अगर आप में से कोई स्वयं ही ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करता है तो उससे आप डिस्कस कर सकते हैं। जब भी आप यहाँ फ़ोन पे अगर संपर्क है तो अच्छी बात है, अदरवाइज जब भी क्लास बीचू में आएंगे आमने सामने मुलाकात होगी तो। अगर नहीं है तो आप ये देखने की कोशिश करिए कि आपके आसपास या आपके समाज में कितने ट्राइबल लोग हैं। अगर आपके समाज में नहीं है तो कितनी दूरी पर हैं। और अखबारों में भी आसपास की खबरें छपती रहती हैं, तो उन चीज़ों के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करिए तो एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ठीक है, तो आप लोगों का पहला टास्क यही होना चाहिए कि आप लोकेट द ट्राइबल कम्युनिटी इन और अराउंड योर सराउंडिंग्स। ओके सर। तो मान लीजिए किसी के आसपास क्या बोले थारू हैं, किसी के आसपास मिलकर हैं, तो वो आप लोग पर्टिकुलरली स्टडी करिए अपने आसपास के उन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, फिर एक दूसरे से शेयर करिए कि क्या कॉमन है 2 या 2 से ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बीच में और क्या अनकॉमन है, क्या कॉमन नहीं है। हिंदी में ये जो टर्म है ये बहुत ही डिस्प्यूटेड और डिबेटेबल टर्म है। अंग्रेजी में तो चीज़ें क्लियर रहती हैं ऑलमोस्ट। मैंने पर्सपेक्टिव की बात इसीलिए की कि आप ट्राइबल समाज को समझने के लिए कई तरह के दृष्टिकोण विकसित किए गए हैं, तथाकथित रूप से लादे गए हैं। तो ऐतिहासिक तो समझ में आता है, इसमें कोई डिबेट नहीं हो सकता है, इसमें कोई बातचीत नहीं हो सकती। इकोनॉमिक में भी आप समझ सकते हैं कि दुनिया अपने लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश करती है। हिंदुस्तान में या भारत में जो ट्राइबल शब्द है इसके लिए कई पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। बता सकते हैं कौन कौन से शब्द हैं? अनुसूचित जनजाति, हाँ है, और आदिवासी से, और वनवासी भी बोलते हैं, और आदिम मानव, दलित। यहाँ देवी जी लोग नहीं है इस क्लासरूम में? सर वो लोग ने तो, हमको नहीं लग रहा है कि या तो सुन पा रही हैं, उनको या उनको भी कुछ मतलब रिस्पॉन्स करना चाहिए। सुन रहे हैं सर? तो बोलिए, बोलेंगे तब समझ में आएगा ना कि सुन रही हैं। ओके सर, ओके। कहाँ रहती हैं आप? मैं पटना में। पटना के आसपास कोई ट्राइबल कम्युनिटी है? सर कोई आइडिया नहीं है। तो आइडिया लगाइए, पता करिए। ये आप बताओ। सर आज गूगल करेंगे। पटना के आसपास भी है, नालंदा के आसपास आप पहुँच जाइएगा ना। नालंदा राज वो जो गया वाला बेल्ट है, क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल्स हैं। और भले को ट्राइबल जो आमतौर पे जो हमारे मन में छवि होती है ना कि एक आदिवासी ऐसा होगा, तो आप देख या भले ना वो उनको पहचान पाएँ, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा एसिमिलेशन हो चुका है मैनसून सोसाइटी से, तो शायद आपको पहचान हो, लेकिन आसपास ट्राइबल्स हैं। ओके सर। तो अब वो भी मॉडर्नाइजेशन को अपना चुके हैं, मतलब जो शर्ट से सटे हुए उन क्षेत्रों में। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि हो सकता है कि आप आइडेंटिफाई ना कर पाएँ विजिबल रूप से देख के, क्योंकि उनके कपड़े आपके जैसे हैं, वो आपकी भाषा बोलेंगे, वो आपके मतलब सब कुछ आपके जैसा है, दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू, और वो है भी नहीं। तो सर, लेकिन दे आर कैटेगराइज्ड सिविल ट्राइब और समथिंग लाइक दैट। हाँ बोलो सर। एक जो ट्राइबल कम्युनिटी है अंडमान में, जो सेंटेनलीज हैं, कुछ दिन पहले न्यूज़ में थे, वो लोग तो सर अभी भी बिल्कुल आइसोलेटेड है सर। तो क्या नाम है उसकी कम्युनिटी, कोई बता सकता है? सेंटेनलीज सर। वो लोग सर 15 से
50 से 100 के बीच ही बचे हैं। और यस सर, और वो कुछ दिन पहले सर, आई थिंक 1 और 2 इयर्स पहले एक यूएस के कोई थे जो टूरिस्ट वीजा पे आए थे, शायद वो लोग आसपास में चले गए थे तो उन्हें मार भी दिए थे। हाँ, वो कटे हुए रहते हैं पूरा। रिलीजन कन्वर्जन का ये रीजन था वहाँ पे उनकी हत्या का। नहीं को कन्वर्जन वाला मामला नहीं, वो लोग कटे हुए पूरा एकदम। वो कन्वर्जन नहीं था, वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड जोन था, मतलब वो चले गए थे इस कारण से। एक ट्राइब है जारवा बोलते हैं। अभी भी वो मतलब जो नेचुरल पोजीशन रहती है उसमें रहते हैं, और उनके बारे में वो चर्चा तो बहुत पहले से लोग करते थे, लेकिन जब वहाँ सुनामी आई थी, याद है कुछ साल पहले सुनामी आए थे भारत में। यस सर, 2004 के 2004 4 में तो सुनामी के दौरान एक भी जारवा ट्राइब, एक भी पशु पक्षी अंडमान, पशु पक्षी तो मरे थे, जारवा ट्राइब का एक भी मेंबर, जारवा ट्राइबल कम्युनिटी का एक भी मेंबर, न तो उसको चोट लगी थी न उसकी डेथ हुई थी। तो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना, और वो इनविजिबल हो गए थे 2-3 दिन पहले से। अब जो दूसरे टाइप का तुमने नाम बताया वो तो हमको दोबारा देखना पड़ेगा, लेकिन जारवा सेंटेनलीज सर। जरा मैं मैसेज करना उनको स्पेलिंग सही। ओके सर, ओके सर। तो जारवा मतलब पूरी दुनिया के आकर्षण के केंद्र बन गए कि व्हाट टाइप ऑफ साइंटिफिक नॉलेज दे हैव, दैट दे कुड सेंस दैट समथिंग डिजास्टर्स इज कमिंग ऑन दिस आइलैंड। मतलब आपका जो पूरा मॉडर्न साइंटिफिक जो मैकेनिज्म है, टूल्स टेक्निक से कुछ भी यूज़ कर लो, आज का पता नहीं चलता। सुनामी को मोटा मोटी लोग प्रेडिक्ट कर देते हैं या इस तरह की चीज़ों को पहले से चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन उनके पास तो कोई कुछ भी मैकेनिज्म नहीं है ना मॉडर्न साइंस के हिसाब से। लेकिन उन्होंने कैसे सेंस कर लिया कि हमको अब सुरक्षित जगहों पर जाना चाहिए। तो ये मतलब पूरा कौतूहल का विषय है, और संभवतः इस पर काम भी हो रहा है। और ये जो लोग मारे गए थे ना, ये ऐसी ही क्यूरियोसिटी लेके आए थे, क्योंकि तुम समझो कन्वर्जन का जो मामला होता है बहुत डायनामिक होता है। दे वुड नॉट लाइक टू किल देमसेल्फ टू जस्ट टू कन्वर्ट ए कम्युनिटी दैट इज 50 और 60 नंबर्स। मामला कुछ और भी था, वो बात की बात है, वो चर्चा कर मोटा मोटी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो नॉलेज अब, और उनका जो नॉलेज है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज बेस है, चाहे वो एग्रेरियन सोसाइटी का है चाहे ट्राइबल सोसाइटी का है, अब इसको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिल रहा है। स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट द मेडिकल एरिया, मीन्स देयर ways to treat a particular disease is now considered as alternative medicine। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति मतलब जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो कोई न कोई ट्राइब किसी न किसी रोग को ट्रीट करने के लिए एक्सपर्ट के रूप में जाने जाते हैं। ये सारे मुद्दे अपने दिमाग में आप लोग बैठा कर रखिएगा, अगर आप ट्राइबल स्टडी को स्टडी करने का आप लोगों को मौका मिलता है तो। दूसरा, ट्राइबल सोसाइटी में लीगल मतलब एथिकल क्राइम्स नहीं होते। एथिकल क्राइम्स समझते हैं आप लोग? वो क्राइम्स जो मॉडर्न सो कॉल्ड सिविलाइज सोसाइटी के इंटीग्रल पार्ट होते हैं। वैसा एक भी एग्जाम्पल आपको प्योर ट्राइबल कम्युनिटी में देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव रहा है। उनकी ट्रेडिशनल जुडिशरी सिस्टम अलग रही है, हमारे जैसे ग्रामीण व्यवस्था में पंचायत व्यवस्था रहती है ना, तो भी व्यवस्था, वैसे उनका ट्रेडिशनल सिस्टम जुडिशरी सिस्टम अलग होता है। मतलब उनकी एक पैरेलल सत्ता है, और भले ही वो कितने भी मॉडर्नाइज हो गए हों, कितना भी ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहे हों, उनका चाहे जितना भी इंटरेक्शन हमारे मेन स्ट्रीम सोसाइटी से हो, आज की डेट में भी उनके ट्रेडिशनल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं जो विद इन द कम्युनिटी यूज़ के लिए होते हैं। जैसे शादी का हो गया, या डेथ रिचुअल से होती है, या अगर किसी व्यक्ति ने कुछ क्राइम किया तो तमाम बातें होती है। उसका पनिशमेंट का तरीका क्या होगा, कैसे माना जाएगा कि वो दोषी है, कैसे माना जाएगा कि उसने ये क्राइम नहीं किया, वगैरह वगैरह। तो जब भी आप ट्राइबल कम्युनिटी या किसी भी कम्युनिटी या किसी भी सोसाइटी की पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश करें, तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव नहीं है ट्राइबल या किसी भी सोसाइटी की हम लोग बात करते हैं। गलती ये हो जाती है, जैसे सिलेबस बन गया तुम लोगों का, क्लासरूम में भी मैंने देखा है कि लोग असाइंड है, कोई मेडिकल एस्पेक्ट पढ़ाता है, कोई इकोनॉमिक एस्पेक्ट पढ़ाता है, लेकिन उनको हॉलिस्टिकली जब तक नहीं समझोगे, नंबर से अच्छे आ जाएंगे इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन
खाली नंबर पाना ही इस तरह के कोर्सेज का उद्देश्य नहीं होता है। तो ये तो कंफर्म होना तुम लोग खास तरह से भी कर सकते हैं कोई भी अच्छे से। यस लेकिन सर। अगर डिजिटल डेवलपमेंट का या IIM जैसा कोर्स है कोई जिसको तुम अब ट्राइबल खोले, हमको लगता है काफ़ी लोगों ने फीस भी दी होगी इसके लिए। यस सर। अच्छा, पूरी फुल्ली पेड सीट है ना ये तो? यस सर। यस सर। तो हम लोग जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम लोग ये भी डिस्कस कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम मतलब फ़ोन पे नहीं, whenever they allow to sit in classroom, that what are your career goals, what are your career aspirations। तो अगर तुमने अपनी प्रायोरिटीज़ को वेल डिफाइन कर लिया है तो इस कोर्स का बेहतरीन इस्तेमाल करने में आसानी होगी। अगर जैसे किसी ने उस दिन बताया था पहले दिन कि किसी को उसका इंटरेस्ट है सोशल सर्विस में, गया का वर्क करना, और इसलिए वो इस कोर्स को करना चाहता है ताकि और इक्विप हो सके नॉलेज वाइज और एक्सपीरियंस वाइज कि हम अपने समाज में बेहतर तरीके से और कैसे काम कर सकते। ये सर मैं ही बोला था। अगर तुम्हारा ये है तो फिर इस कोर्स को करने के का जो तुम्हारा तरीका है वो दूसरों से थोड़ा सा अलग होगा। हम ये नहीं करें क्लासरूम में, ऐसे अप्रोच वाइज बता रहे हैं। अगर किसी को सिविल सर्विसेज देना है तो उसके लिए थोड़ा सा अलग होगा। अगर किसी को मतलब माइक्रो फाइनेंस ऑपरेशंस में जाना है उसके लिए इसका अप्रोच अलग होगा। तो पहले आप लोग ये तय कर लीजिए इंडिविजुअली, मतलब एक दूसरे से डिस्कस करने की भी आवश्यकता अभी फिलहाल नहीं है कि व्हाट आर योर करियर एस्पिरेशंस, या तुम लोगों ने इस पर्टिकुलर कोर्स को क्यों सेलेक्ट किया है। उसके बाद जो स्ट्रेटजी बनेगी दैट विल बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ए कॉमन क्लासरूम स्टडी। जैसे अभी ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, जैसे मैंने बताया वेरियर वैल्यून वाला जो इशू था, ये बहुत डिबेटेबल इशू था। क्या आप एक ह्यूमन सोसाइटी को प्रिजर्व करने की बात नहीं कर सकते। मतलब पार्क बनाने का मतलब क्या, जैसे रिजर्वेयर होता है ना कि हाथियों को संरक्षित रखना है, यानी हाथी रिजर्वेयर का मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ चीज़ें निषिद्ध रहेंगी। निषिद्ध मीन्स क्या बोलते हैं उसको, प्रोहिबिटेड। एक्टिविटीज वुड नॉट बी अलाउड टू बी कंडक्टेड इन दैट एरिया। जैसे शिकार नहीं कर सकते, हंटिंग नहीं कर सकते, खाना नहीं खा सकते, गैदरिंग नहीं कर सकते, तमाम बातें होती हैं। बट ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट लाइक एनिमल्स। ये एक डिबेट का इशू था। लेकिन फिर दूसरी बात ये आती है, जब हम अपने मॉडर्न सोसाइटी आज का जो समाज है इसके जब एविल्स की बात करते हैं तो तुम देखना अपने बुजुर्गों से आसपास होंगे ना, हम जरूर बोलते हैं कि पहले का टाइम अच्छा था, भोजन भले नहीं था लेकिन इतने क्राइम नहीं थे, इतना मेंटल स्ट्रेस नहीं था, कोई बीमारियाँ नहीं थी, एपिडेमिक से पैंडेमिक से, लेकिन फिर भी लोग अच्छे से जीते थे। मतलब उनका जो लाइफ सेटिस्फेक्शन था वो आज के लोगों से कहीं ज़्यादा था। तो फिर इस कॉन्टेक्स्ट में बात आती है कि अगर उस कल्चर को हम प्रिजर्व ना करें, हम आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट ट्राइबल कल्चर, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ कल्चर दैट इज मोर ह्यूमन फ्रेंडली। Now there are worldwide debates that particular cultures, particular communities, particular lifestyles should be protected and preserved। क्योंकि जब आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि मॉडर्न साइंस अच्छा है या अल्टरनेटिव मेडिसिन अच्छी है, मॉडर्न सोशल लाइफ अच्छी है या ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली लाइफ अच्छी है, मतलब एक एग्जांपल बता रहे हैं, तो आपको पता आपको एक अंदाज़ा होता है कि ये अच्छा है या वो अच्छा है। तो अगर वो अच्छा है और इस बात का डर है कि ये वाला उसको ओवरलैप कर जाएगा, और बरगद के नीचे नहीं होता है कि वो बरगद की तरफ बढ़ जाएगा और नीचे जितने हर्ब्स हैं, जितने मतलब अच्छे एरोमेटिक सुगंधित पौधे हैं, जड़ी बूटियाँ, वो खत्म हो जाएंगी। तो उन जड़ी बूटियों को प्रिजर्व करने के लिए बेहतर है कि उनके लिए एक अलग मतलब उनका रिप्लांटेशन के लिए अलग जगह। तो ये डिबेट पूरी दुनिया में चल रही है। और आप देख लीजिए, सबसे बढ़िया एग्जांपल एलोपैथी का हम दे सकते हैं। अभी फिलहाल इमरजेंसी केसेस को छोड़ के पूरी दुनिया अब आयुर्वेद, यूनानी या ट्राइबल ट्रीटमेंट की तरफ भाग रही है ना। उसमें नेचुरोपैथी हो, चाहे क्या बोलते हैं उसको, प्राकृतिक चिकित्सा इसको बोलते हैं हिंदी में, या होम्योपैथिक है, बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रही है। बहुत से देशों ने इसको मतलब लीगलाइज कर दिया है। या जो हमारा जड़ी बूटी से पहले जो ट्रीटमेंट का तरीका था उसको लोगों ने पहले जो क्राइम हुआ करता था यूरोप में और अमेरिका में और कनाडा में, अब उसको उन्होंने बाकायदा कानून बना के लीगलाइज कर दिया है। क्योंकि उनको पता चल गया कि हम अभी कुछ बीमारियों में
इन चीज़ों का प्रयोग हम करके उनको रिलीफ दे सकते हैं पेशेंट्स को, जिनको मॉडर्न मेडिकल साइंस में कहीं से भी रिलीफ मिलने की कोई संभावना है। किसी को कोई ऐसी हाल फिलहाल की खबर पता चली है? नो सर। जैसे दो चीज़ें हैं, मार्जुआना मतलब गांजा और भांग। यस सर, पुर्तगाल में मैक्सिको वगैरह में लीगलाइज किया गया है। मैक्सिको, कनाडा, यूएस और यूरोप के बहुत पुर्तगाल में भी कुछ दिन पहले किया गया था। यूरोप के कई देशों में लगा था। यस तो सर। उनके जो मेडिकल रिसर्च है ये मतलब दे आर इंस्पायर्ड बाय कनाडा, मतलब कनाडा में और रशिया में इसके ये मतलब अभी का रशिया, पहले का यूएसएसआर, इन लोगों ने रिसर्च किया कि कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऐसी हैं मतलब तंत्रिका तंत्र से संबंधित, जिनको अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट के हिसाब से ट्रीट करने की कोशिश करें तो वो दिन पर दिन बिगड़ती जाती है। मतलब नींद की दवाई देंगे, इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, तो पेशेंट की कंडीशन बहुत ख़राब होती है। जो डिप्रेशन का पेशेंट हो सकता है, हाइपरटेंशन का हो सकता है, या मूड स्विंग का हो सकता है, कई बीमारियाँ होती है साइकोलॉजिकल। लेकिन अगर उनको मॉनिटर्ड डोज दी जाती है गांजा की और भांग की, मतलब मेडिकल सुपरविजन में, तो उनको कमाल के रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो इन फायदों को देखते हुए उन लोगों ने इसको रियलाइज कर दिया है कि अब ये क्राइम नहीं है, आप लिमिटेड क्वांटिटी पर इस चीज़ की डोज रख सकते हैं या इसे कंज्यूम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, हमारे यहाँ जो नागा बाबा लोग होते हैं, नागा बाबा लोगों के बारे में कितने लोग जानते हैं? यस सर, देखें तो वो बहुत ज़्यादा बदनाम इस बात को लेके हैं, लोग कहते हैं कि गंजेड़ी है। मान के चलो कि वो एडिक्टेड है, अगर गांजा के बिना नहीं रह सकता है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। लेकिन अगर तुम उनकी जो बायोलॉजिकल स्टडी करोगे ना, तो उनको कुछ बीमारियां कभी नहीं, उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती है, उनको कैंसर की बीमारी नहीं होती है, शुगर के साथ तो सवाल ही नहीं उठता है। मतलब बहुत ही ऐसी बीमारियां आज के ज़माने की हैं जो रेगुलर गांजा कंज्यूम करने वालों को होती ही नहीं। मतलब यू कांट इवन, अगर आप सर्वे कर लीजिए तो आपको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो गांजा का रेगुलर सेवन करता हो और उनको ये बीमारियां हैं। ये मत सोचना कि हम प्रमोट करने की गांजा पीना चाहिए। हम ये बता रहे हैं कि हर चीज़ का एक मेडिसिनल वैल्यू होती है जो लंबे समय तक लोग कंज्यूम करते रहे हैं। लेकिन वो होता है ना कि उसको मॉडर्न तरीके से उसके ऊपर रिसर्च नहीं हुआ तो हम लोगों ने मान के चला कि और आप एडिक्टेड हो गए। सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप एडिक्टेड हो गए किसी भी चीज़ के लिए तो बुरी हो जाती है। लेकिन अगर आप उसका कंट्रोल वे में सेवन करें तो पता चलता है कि मतलब ये अमृत जैसी होती है। तो ट्राइबल स्टडी के किसी भी सोसाइटी को आप इस सेंस में भी देख सकते हैं कि उनका जो परंपरागत ज्ञान कोष है वो आज के संदर्भ में कितना वैज्ञानिक है, कितना उपयोगी है, और अगर उसके विलुप्त होने का खतरा है तब हमको निश्चित तौर पे उसको संरक्षित करने या उसका प्रचार करने के प्रयास करने चाहिए। लेकिन इसके पीछे जो आपकी रणनीति होनी चाहिए और जो आपका उद्देश्य होना चाहिए शुद्ध और साफ होना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि ट्राइबल है तो गिरी पी जाए। मतलब होता है ना कि अरे जैसे नमक से चिरौंजी बदलने वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया, क्या उन बनियों को या व्यापारियों को ये पता नहीं होगा कि वो किसी के साथ छल कर रहा है? पता होगा ना? यस सर। तो छल का भाव अगर नहीं रहेगा तो आप चाहे प्रिजर्व करिए या उसको अपने घर में ले आकर रखिए या उसके आस पास बाउंड्री बना दीजिए। अगर उसकी बेहतरी के लिए है, जैसे एक चिकित्सक ऑपरेशन करता है तो उसका इंटेंशन मरीज को दर्द पहुंचाना नहीं होता है। वो जानता है कि अभी दर्द होगा लेकिन इस दर्द के बाद वो ठीक हो जाएगा। अगर दर्द नहीं दे पाएंगे उसको तो ठीक भी नहीं हो पाएगा और बीमार होता जाएगा। तो अगर आप IIDM के स्टूडेंट के रूप में किसी चीज़ का अध्ययन इस पर्सपेक्टिव से करते हैं और पाते हैं कि इन चीज़ों, इन दिशाओं में, इन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, तो आप साफ मन से करिए तो वो आप उसको नैतिक मानेंगे। लेकिन अगर आपका उद्देश्य षड्यंत्रकारी है तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होना ही होना है। एक कॉन्फ्लिक्ट होगा जो आप अपने साथ करेंगे, आपकी अंतरात्मा आपको वार्न करेगी, और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट तब होगा जब उनको पता चल जाएगा कि कोई उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। क्लियर? तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। आप लोग कुछ पूछना चाहें बारी बारी से?
तो उसको और डिस्कस करेंगे। मतलब आज मैंने एक अप्रोच बताया कि आप सारी सोसाइटी के बारे में जानिए, अलग अलग उसके अप्रोच हैं। हाँ, पॉलिटिक्स जो मैंने बताना जिसमें हम चर्चा करना चाहते थे, हमारे यहाँ बहुत ही विवादास्पद टर्मिनोलॉजी हो गई है। कुछ लोग आदिवासी कहे जाते हैं, कुछ लोग वनवासी कहे जाते हैं, कुछ लोग मूल निवासी कहे जाते हैं। ये जो मूल निवासी का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें पॉलिटिकली समाज को विभाजित करने की कोशिश शुरू कर दी है। कुछ लोग गिरडीवासी बोले जाते हैं। लेकिन अगर आज के समाज के संदर्भ में आप देखिए तो 3 तरह के समाज दिखेंगे अगर आप ट्राइबल की बात करें तो। एक तो ये है जो शहरों में आके समाज की मुख्य धारा के लोगों जैसे होगा। दूसरा वैसे लोग हैं जो ट्रांजिशनल बाउंड्रीज पर रहते हैं, मतलब जहाँ से उनकी सीमा खत्म होती है वहाँ से ग्रामीण सीमा शुरू होती है। तो वो आधे ट्राइबल हैं, आधे ग्रामीण हैं, या जो ग्रामीण हैं उस क्षेत्र के वो आधे ग्रामीण हैं, आधे ट्राइबल हैं, मतलब वनवासी। दूसरा गिरिवासी जो पहाड़ों पर रहते हैं, मतलब कुछ जनजातियाँ मैदानों में रहती हैं, कुछ पहाड़ों पर रहती हैं, कुछ वनों में रहते हैं, तो इसके हिसाब से अलग अलग नाम दिया गया। तीसरा है जो शुद्ध कैटेगरी, शुद्ध श्रेणी है आदिवासी लोगों की, जहाँ अभी भी विकास की दोष नहीं पहुँचे हैं। मतलब हम ये नहीं कहेंगे विकास के प्रभाव में, विकास के दोष, आधुनिक विकास के जो दोष है ना, जिनसे हमको भी समस्या हो रही है, मतलब हमको, मतलब हम आप जैसे सभी लोगों को, वो दोष अभी तक नहीं पहुँचे हैं। लेकिन अब ये इसको एक पॉलिटिकल कैटेगरी बना दिया गया, वोट लेने के लिए। अपना गाँव आरे बाहरी अभी मतलब होता है ना कि अपनी 5 उंगलियों को जो नहीं ठीक से नाप सका है, वो आज से 1000 साल 2000 साल पहले जाकर बोलता है कि आर्य पाकिस्तान से आए थे, तो क्या आए थे, तो मंगलवार से आए थे। आर्य अनार्य के बीच का जो झगड़ा है वो क्रिएटेड झगड़ा है। जब हम लोग क्लासरूम में बैठेंगे तो हम प्रूव कर देंगे कि ऐसा कुछ झगड़ा ही नहीं। सारे धर्म के लोग बताते हैं ना, सारे धर्म की किताबें बताते हैं कि हम सभी लोग एक ही ईश्वर की संतान हैं, और वास्तव में ही ऐसा ही है। वो रंग रूप और वेशभूषा से मत समझो कि अलग अलग लोग हैं। अब अपने जॉइंट फैमिली के बारे में एक कल्पना कर लो तो समझ में आ जाएगा कि हम लोग सिर्फ लोग, हम लोग वी हैव बीन माइग्रेटेड अवे फ्रॉम ईच अदर ईयर्स बैक, सेंचुरीज बैक, लेकिन हमारा जो ओरिजिन है वो एक ही है। जैसे हम 5 भाई अगर हैं, मान लो हम बनारस में हैं, कोई हरिद्वार में है, कोई इंग्लैंड में, ऐसे ऐसे लोग, तो क्या उनकी जो पीढ़ियाँ 2 या 3-4 पीढ़ियाँ आगे आएंगी तो वो अपने आप को, अपने रूट्स को लोकेट कर पाएंगे कि हम कहाँ के थे? तो कोई इंग्लैंड वाला बन जाएगा कि हम इंग्लैंड वाले हैं, तो कोई भारत वाला बन जाएगा, तो झगड़ा शुरू करेगा। तो यही प्रयास हमारे आसपास भी होता है। अपने गांव में देख लो, एक तुम्हारा परिवार होगा, तो तुम्हारे चाचा का परिवार होगा, तो उसकी एक्सटेंडेड फैमिली होगी, ऐसे ऐसे करके कितनी पीढ़ियों पहले तुम्हारा पार्टीशन हुआ होगा ये पता चल जाएगा। लेकिन आज की डेट में क्या वो भाई जैसे रहते हैं? नो सर। तो मतलब पता पहले भी नहीं रहता कौन है। वही बता रहे हैं। तो पहले से जो समाज समस्याग्रस्त है उसमें नए नए मुद्दों को ले आके, अब मान लो ये सिद्ध भी हो जाए कि आर्य बाहरी थे या मूल निवासी कौन थे, तो इससे क्या मिल जाएगा? कुछ मिलने वाला नहीं है झगड़े के सिवा। तो ये अप्रोच भी दिमाग में रखना, इस डिबेट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि ट्राइबल वर्सेज नॉन ट्राइबल अगर समाज में हो रहा है तो उसका इंटेंशन क्या है, और क्योंकि तुम लोग थोड़ा प्रबुद्ध हो, तुम्हारी क्या भूमिका हो सकती है ऐसे नकारात्मक संघर्षों को समाज से दूर करने में। ठीक है? हाँ सर। ओके। तो और कोई अगर क्यूरियोसिटी हो तो पूछो। अगर इन केस अगर फोन लूज निकल जाए